हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही रोहित और अनिका ने इंस्पेक्टर गेरीवाल की आवाज़ सुनी, वो चौंक कर इंस्पेक्टर गेरीवाल को देखने लगे। इंस्पेक्टर गेरीवाल धीरे से चलकर अनिका और रोहित के पास आए और कहने लगे, माफ़ करना, आप दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर गेरीवाल की ये बात सुनकर रोहित के ईगो को भी एक बहुत बड़ी ठेस लगी थी। रोहित ये अच्छी तरह से जानता था कि रोहित और अनिका सिर्फ उस बूढ़ी औरत और उसके साथ हुए हादसे के चश्मदीद गवाह होने की वजह से सबसे पहले हादसे में घायल हुई बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए हॉस्पिटल आए थे। मगर इस तरह से पुलिस इंस्पेक्टर गेरीवाल रोहित और अनिका को ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते थे। रोहित ने इंस्पेक्टर गेरीवाल को बिना कुछ कहे अपनी जेब से फ़ोन निकाला। इंस्पेक्टर गेरीवाल भी अच्छी तरह से समझ चुके थे कि हो ना हो रोहित अपने लॉयर्स की टीम को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था। तभी रोहित को रोकते हुए इंस्पेक्टर गेरीवाल ने कहा, अरे साहब रुक जाइए, आप भी ना छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो जाते हैं। अरे भाई, मैं जानता हूँ कि आप इतने बड़े आदमी हैं और आपकी लीगल टीम हमारे साथ क्या कर सकती है। ये बात भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इंस्पेक्टर गेरीवाल की ये बात सुनकर अनिका चौंक गई। अनिका बड़े ही ध्यान से इंस्पेक्टर गेरीवाल को देखने लगी। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था, पर अनिका बिना कोई सवाल किए बस रोहित और इंस्पेक्टर की बात सुन रही थी। वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। याददाश्त जाने के कारण अनिका ये भूल चुकी थी कि इस दुनिया में किस तरह से इंस्पेक्टर आम आदमी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था, और यहाँ रोहित तो इतना बड़ा आदमी था। अनिका कहीं ना कहीं अब समझ चुकी थी कि अगर इंस्पेक्टर गेरीवाल ने बीच में आकर सवाल जवाब नहीं किया होता तो उस बूढ़ी औरत की जान बच गई होती। अनिका को इस तरह शांत देखकर इंस्पेक्टर गेरीवाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहने लगा, रोहित सर, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप बस कुछ और देर तक कानून की मदद करें। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन आकर कुछ सवालों के जवाब देने हैं। काफ़ी बेसिक से सवाल होंगे जिनके सीधे सीधे जवाब होंगे जो आपको हमें स्टेटमेंट के तौर पर दे देने हैं, क्योंकि आप हादसे के बाद सबसे पहले पुलिस के साथ वहां पहुंचे थे। इसलिए आप इस केस के एक चश्मदीद गवाह हैं और गवाह होने के नाते आपसे कुछ रूटीन क्वेश्चंस किए जाएंगे। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गेरीवाल चलते हुए रोहित के पास गया। रोहित इस वक्त चुपचाप इंस्पेक्टर की बात सुन रहा था। रोहित को खामोश देख इंस्पेक्टर गेरीवाल ने कहा, और अगर उस बूढ़ी औरत और उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है तो कानून मुजरिम तक पहुंच सकता है। बस आपको हमारी थोड़ी सी मदद करनी है। इंस्पेक्टर गेरीवाल की बात सुनकर रोहित अनिका की ओर देखने लगा। इस वक्त अनिका की आंखों में कई सवाल नजर आ रहे थे। हालांकि रोहित और अनिका भी चाहते थे कि जल्द से जल्द मुजरिम को सजा मिले और कानून के हाथ जल्द से जल्द मुजरिम तक पहुंचे। इसलिए रोहित और अनिका कुछ भी करने के लिए तैयार थे। इंस्पेक्टर गेरीवाल को बिना कुछ कहे रोहित ने अपना फ़ोन अपनी जेब में रख दिया। रोहित के इस रिएक्शन को देखते हुए इंस्पेक्टर गेरीवाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई, साथ ही उसकी सांस में सांस आई। इंस्पेक्टर गेरीवाल अच्छी तरह से जानता था कि रोहित अगर गुस्से में आ गया तो फिर उसके साथ क्या हो सकता था, पर अब इंस्पेक्टर गेरीवाल को राहत मिली थी। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने अपने साथी हवलदार से कहा, हवलदार साहब के साथ उनकी कार में बैठ जाओ और साहब और मैम साहब को पुलिस स्टेशन ले जाओ। उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? अपने सीनियर इंस्पेक्टर की बात फॉलो करते हुए एक हवलदार रोहित और अनिका के कार के पास आकर खड़ा हो गया। रोहित ने उस हवलदार को ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठने का इशारा किया और खुद अनिका के साथ बैक सीट पर जाकर बैठ गया। जब रोहित का ड्राइवर कार पुलिस स्टेशन की ओर ले जा रहा था, तब अनिका खिड़की से बाहर देखकर मन ही मन बस यही सोच रही थी कि कोई इंसान इतना हैवानियत से भरा कैसा हो सकता है कि वो किसी मासूम लड़की के साथ इस तरह का सलूक कर सकता था। बूढ़ी औरत की आखिर सांस का दृश्य अनिका की आंखों के सामने से जाने का नाम नहीं ले रहा था। अनिका खुद को कहीं न कहीं कसूरवार समझ रही थी। अनिका की बाहों में होने के बावजूद अनिका उस बूढ़ी औरत की जान बचा नहीं पाई। लोग कहते थे
कि अनिका वो चमत्कारी डॉक्टर थी जो मुर्दे जिस्म में भी जान डाल देती थी। मगर आज अनिका को खुद पर बहुत ज़्यादा घिन आ रही थी। उसे अंदर ही अंदर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। वो खुद को नाकामयाब समझ रही थी। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्या हो रहा था कि उससे उसका अतीत पूरी तरह से छिन चुका था। आज मगर अनिका वही पुरानी डॉक्टर अमृता होती, वो किसी भी हालत में उस बूढ़ी औरत को मरने नहीं देती। अनिका मन ही मन बस यही सोच रही थी कि अगर किसी तरह उसकी याददाश्त अभी तक वापस आ गई होती तो उस बूढ़ी औरत की जान भी बच जाती और उसकी बेटी को कहीं ना कहीं इंसाफ मिलने में भी मदद होती। अगर बूढ़ी औरत की जान बचाई जा सकती तो बूढ़ी औरत जरूर कानून को अपनी बेटी के अपराधियों तक पहुंचने में मदद कर सकती थी। रोहित अनिका की कार जब पुलिस स्टेशन पहुंची तब ड्राइवर के बगल में बैठा हवलदार सबसे पहले कार से उतरा और रोहित और अनिका का दरवाज़ा खोलकर उन्हें बाहर उतरने का इशारा करने लगा। हालांकि वह हवलदार भी अच्छी तरह से जानता था कि रोहित और अनिका एक बेहद बड़े खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उसके इशारे में भी काफ़ी नरमी नज़र आ रही थी। गाड़ी से उतरने से पहले रोहित ने अनिका से कहा, तुम यहीं गाड़ी में ठहरो, मैं अंदर जाकर इंस्पेक्टर से बात करके आता हूँ। रोहित की बात सुनकर अनिका को थोड़ा अच्छा लगा। वैसे भी वो अंदर नहीं जाना चाहती थी। अनिका बस खामोश होकर कार में बैठी रही। अनिका जानती थी कि इस वक्त उसके पास रोहित की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कार से उतरने से पहले रोहित ने ड्राइवर से कहा, मैडम का ख्याल रखना और अगर मैडम को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं अंदर पुलिस स्टेशन में बैठा हूँ, तुम अंदर आकर मुझे बता देना। ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देने के बाद रोहित कार से उतर गया। पुलिस स्टेशन की सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त रोहित की नज़र पुलिस स्टेशन के बगल में बनी एक छोटी सी कैबिन पर गई जो फोरेंसिक एक्सपर्ट और पुलिस ऑफिसर बूढ़ी औरत और उसकी बेटी के घर पर तहकीकात करने पहुंचे थे। उनमें से कुछ लोग वहां चाय नाश्ता करते हुए नजर आ रहे थे। वो लोग किसी बात पर जोर जोर से हंस रहे थे। रोहित को ये सब कुछ काफ़ी अजीब लग रहा था। उसके साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो तहकीकात के वक्त वहाँ पर तो नहीं थे, मगर उन्हें देख के रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों को रोहित ने पहले भी कभी देखा था। वैसे वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता लग रहे थे, मगर रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित ने उन लोगों के चेहरों को पहले कहाँ देखा था। सीढ़ियों पर आगे बढ़ रहे रोहित के कदम अचानक ही रुक गए। रोहित गहरी सोच में डूब गया। इस वक्त उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। वो चाह कर भी अपने दिमाग को शांत नहीं रख पा रहा था। रोहित बार बार उन लोगों को देखकर ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि आखिर रोहित ने उन लोगों को पहले कहाँ देखा था। तभी अचानक रोहित के कानों पर इंस्पेक्टर गेरीवाल की आवाज़ पड़ी। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने रोहित से कहा, आइए साहब, आइए, अंदर आइए। इंस्पेक्टर गेरीवाल रोहित को इशारा करते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर ले गया। पुलिस स्टेशन में अपने ऑफिस टेबल के सामने पड़ी चेयर को साफ करते हुए इंस्पेक्टर गेरीवाल ने रोहित से कहा, आइए सर, आप यहाँ बैठिए। उसके बाद बगल में एक और चेयर रखते हुए इंस्पेक्टर गेरीवाल ने उस चेयर को भी साफ किया और कहा, मैडम को यहाँ बिठाइए। इतना कहने के साथ ही अचानक ही इंस्पेक्टर गेरीवाल को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि अनिका रोहित के आसपास कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वो अभी अनिका के बारे में कुछ पूछता। इतने में इंस्पेक्टर गेरीवाल के चेहरे के हाव भाव हुए रोहित ने इंस्पेक्टर गेरीवाल से कहा, आपको जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछिए, मैं आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा। रोहित की इस बात पर गहरी सोच में डूबने के बाद इंस्पेक्टर गेरीवाल ने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, देखिए साहब, मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी मामूली है। आप बहुत बड़े आदमी हैं। इन सब चीज़ों में पढ़ना ना ही आपकी प्रतिष्ठा के लिए ठीक है और ना ही आपके पास इतना वक्त होता है। ये सब मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, मगर वो क्या है ना सर, ये लीगल मैटर है और कानून में लिखे हुए कुछ नियमों को फॉलो करना मेरा फ़र्ज़ है। और आप तो अच्छी तरह अभी देख चुके हैं कि मैं अपने फ़र्ज़ से कभी पीछे नहीं हटता। प्लीज़ सर, आपको मैडम को भी बुलाना होगा। जो लीगल प्रोसीजर है उसे फॉलो करना ही होगा। इंस्पेक्टर गेरीवाल का ज़िद्दी और अड़ियल अंदाज देखकर रोहित ने अपने माथे पर उंगलियां फेरते हुए कहा, ठीक है, मैं अनिका को यहाँ बुलाता हूँ, मगर इतना याद रखिए कि अनिका की तबीयत ठीक नहीं है। आपको जो कुछ भी पूछना होगा वो आप मुझसे पूछिएगा। उससे सवाल जवाब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहित मारवा
इस देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून था। वह एक पल के लिए भूल गया था कि वह अपनी ऑफिस के केबिन में बैठकर अपनी कंपनी में काम कर रहे लोगों से बातचीत नहीं कर रहा था, बल्कि वह इस देश के एक गवर्नमेंट सर्वेंट से बात कर रहा था, जिसके हाथ में न सिर्फ पावर थी बल्कि वह इस वक्त ऑफिशियल ड्यूटी पर था। रोहित का एटीट्यूड देखकर इंस्पेक्टर गिरीवाल की आंखों में चमक आ गई। रोहित की ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, अरे आप बेफिक्र रहिए सर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आप अगर हमारी इतनी मदद करने के लिए तैयार हैं तो क्या मैं अपनी इतनी सी रिक्वेस्ट की इज्जत नहीं कर सकता। इससे पहले कि इंस्पेक्टर गिरीवाल अपने किसी कांस्टेबल को बाहर भिजवाता अनिका को बुलाने भेजता, रोहित ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं रुक जाइए, मैं खुद अनिका को लेकर आता हूँ। ये कहने के बाद रोहित अपनी जगह से खड़ा होकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। जब रोहित पुलिस स्टेशन की सीढ़ियाँ उतर रहा था तब रोहित की नज़र अचानक फिर से उस कैंटीन पर पड़ी। तब रोहित ये देखकर हैरान हो गया कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता लगने वाले कुछ लोग फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को एक बड़ी सी काली सूट के बैग दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस सूटकेस बैग के अंदर कुछ पैसे थे। रोहित को ये बात काफ़ी अजीब लग रही थी, मगर रोहित ने इस बुरी बात को इग्नोर करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए और कार के पास जाकर अनिका के साइड वाले दरवाजे को खोलकर अनिका से कहा, तुम्हें भी अंदर आना होगा। वो इंस्पेक्टर बड़ा जिद्दी है, कहता है अगर मौके पर हम दोनों मौजूद थे तो सवाल जवाब भी हम दोनों से किए जाएंगे। रोहित की ये बात सुनते ही बिना किसी रिएक्शन के अनिका कार से बाहर उतर गई। मगर जब अनिका और रोहित पुलिस स्टेशन की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगे तब अचानक ही रोहित ने अनिका को रोकते हुए कहा, देखो अनिका, अंदर तुमसे सवाल जवाब किए जाएंगे, मगर तुम्हें किसी भी सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अंदर जो कुछ भी कहना होगा मैं कहूँगा। याद रखना, अंदर तुमसे जो कुछ भी सवाल किए जाए तुम्हारा एक ही जवाब होना चाहिए कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपको जो कुछ भी पूछना है मेरे पति रोहित मार्बत से पूछिए। अनिका रोहित की ये बात सुनकर बिल्कुल दंग रह गई। हैरान अनिका पुलिस स्टेशन के अंदर जाने के लिए रोहित के पीछे पीछे चलने लगी। वैसे तो अनिका ने पहले सोचा था कि उसे पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जाना होगा और रोहित सब कुछ संभाल लेगा, पर जब रोहित ने अनिका को बताया कि इंस्पेक्टर अपनी जिद दिखा रहा है तो अनिका बिना कोई सवाल किए रोहित के साथ चलने लगी। साथ ही रोहित ने अनिका को ये भी समझा दिया था कि अनिका को पुलिस स्टेशन के अंदर क्या कहना है। शुरू में रोहित की बात सुन अनिका को थोड़ा अजीब लगा, पर फिर अनिका को याद आया कि रोहित ही उसका पति था, इसलिए उसे वही कहना है जो रोहित ने उसको कहने को कहा था। जब रोहित अनिका को पुलिस स्टेशन के अंदर ले गया तो इंस्पेक्टर गेरीवाल ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, अरे मैडम आइए आइए, बैठिए बैठिए, और प्लीज़ आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कुछ रूटीन सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपको जिसके जवाब देने हैं। जब रोहित और अनिका इंस्पेक्टर गेरीवाल के सामने वाली चेयर पर बैठे तब अचानक ही इंस्पेक्टर गेरीवाल ने बात बदलते हुए कहा, देखिए सर मैडम, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इन सब कॉम्प्लिकेशंस में पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब दरअसल हुआ क्या है कि उस औरत की जान गई है। ये बात जब हमारे सीनियर्स को पता चली तो हम पर एक के बाद एक कई सारे सवालों के हमले किए जाने लगे। मैंने जिस जूनियर इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया था उसके तो ट्रांसफ़र ऑर्डर भी निकल गए। देखिए, एक छोटी सी बात ने क्या से क्या कर दिया, इसलिए मैं आप लोगों से कहता था कि कानून को हाथ में लेना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर गेरीवाल खामोश होकर अपने सामने बैठे रोहित और अनिका को देखने लगा। उसे देखकर लग रहा था कि उसके मन में कुछ न कुछ चल रहा है। वहीं रोहित भी इंस्पेक्टर गेरीवाल की बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। तभी इंस्पेक्टर ने आगे कहा, और सर, इंक्वायरी अब इस बात को लेकर भी बैठेगी कि किसने इजाज़त दी थी उस औरत को उस हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की। अगर उस औरत को शिफ्ट करने की कोशिश नहीं की जाती तो शायद उस औरत की जान बच सकती थी, और इस केस में इकलौती चश्मदीद गवाह होने के नाते वो कानून की मदद करके मुजरिमों तक पहुंचने में कानून की मदद कर सकती थी। मगर अब तो केस ये भी बनेगा कि जानबूझकर शायद उस औरत को रास्ते से हटाने के लिए किसी ने साजिश की है। अब ये साजिश किसने की है
जब ये सवाल पूछा जाएगा तो कोई कारण न होने के बावजूद आप दोनों का नाम इसमें घसीटा जाएगा। और फिर मिस्टर मारवा, आप तो बहुत बड़े इंसान हैं, आप तो जानते हैं कि ऐसी छोटी छोटी बातों के भी कितने गहरे गहरे रिएक्शन हो सकते हैं आप जैसे बड़े आदमी पर। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि इंस्पेक्टर गेरीवाल उसकी मदद करना चाहते थे या उसे धमका रहे थे। रोहित ने इस बार अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए इंस्पेक्टर गेरीवाल से कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही रोहित ने इंस्पेक्टर गेरीवाल से ये सवाल पूछा, तब एक लेडी इंस्पेक्टर वहाँ पर पहुँची और उस पुलिस ऑफिसर को देखते हुए इंस्पेक्टर गेरीवाल ने कहा, अरे सर देखिए, मैं आपको सारे सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा, मगर इस बार एक और कानूनी दांव पेच है जिसका मैं उल्लंघन नहीं करना चाहता। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कानून का कितना बड़ा उपासक हूँ। मुझे कानून हाथ में लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। दरअसल नियमों के मुताबिक अनिका मैडम की जांच एक लेडी इंस्पेक्टर को करनी है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है और हादसे में शिकार दोनों विक्टिम औरतें थी। इसलिए ये कानून है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक महिला पुलिस हो। रोहित से ये बात करने के बाद इंस्पेक्टर गेरीवाल ने लेडीज़ इंस्पेक्टर को इशारा करते हुए कहा, आप अनिका मैडम को बगल वाले इंटेरोगेशन रूम में ले जाइए। मैं यहाँ रोहित साहब से कुछ पूछताछ कर लेता हूँ। और हाँ, ध्यान रहे मैडम को कोई भी तकलीफ़ ना हो, इसका खास ख्याल रखना। जैसे ही रोहित ने इंस्पेक्टर की ये बात सुनी, रोहित ने फिर से अपनी आवाज़ ऊँची करते हुए कहा, देखिए इंस्पेक्टर, आपने मुझसे कहा था कि। इससे पहले कि रोहित अपनी बात आगे बढ़ा पाता, उसे इंस्पेक्टर ने इशारा करते हुए रोहित को सांस करते हुए कहा, सर मैंने आपसे कहा ना, मैडम को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जस्ट बेसिक सवाल पूछे जाएंगे और फिर आपका और मैडम का तो इस केस के साथ कोई लेना देना भी नहीं है। फिर आपको फ़िक्र किस बात की है? हालांकि अनिका भी इंस्पेक्टर की इस बात से बिल्कुल सहमत थी। अनिका के चेहरे पर ना तो कोई डर नज़र आ रहा था और न ही अनिका की आंखों में किसी भी तरह की घबराहट नज़र आ रही थी। अनिका को जो भी सवाल पूछे जाएंगे उनका जवाब देने के लिए वो बिल्कुल तैयार थी। अनिका ने वहाँ जो देखा था, अनिका के साथ जो कुछ भी हुआ था, वो सब कुछ वो पुलिस को बताने के लिए तैयार थी। अनिका किसी भी हालत में मुजरिम तक पहुंचकर उसे सख्त से सख्त सज़ा दिलवाना चाहती थी। इससे पहले कि इंस्पेक्टर की बात पर रोहित दोबारा रिएक्ट करता, अनिका ने रोहित का हाथ पकड़ते हुए रोहित से कहा, कोई बात नहीं, मैं उनके साथ सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अनिका का ये रिएक्शन देखकर रोहित ने एक लंबी सांस ली और कुछ देर अपने मन ही मन को सोचने के बाद अनिका के सामने हाँ में अपना सर हिला दिया। लेडी इंस्पेक्टर अनिका को अपने साथ लेकर इन्वेस्टिगेशन रूम में चली गई। हालांकि अनिका को किसी भी बात का ना तो डर लग रहा था और न ही उसे घबराहट महसूस हो रही थी, मगर इस पूरे वातावरण को देखकर अनिका को काफ़ी अजीब लग रहा था। इंटेरोगेशन रूम में चारों तरफ हल्का अंधेरा था। बल्ब की हल्की हल्की रोशनी में कमरे के बीचों बीच बैठने के लिए एक टेबल और एक चेयर नज़र आ रहा था। उस लेडी इंस्पेक्टर ने अनिका को उस चेयर पर बैठने का इशारा किया। ये सब देखने के बाद अनिका के दिल की धड़कनें अचानक तेज होने लगी थी। याददाश्त चली जाने के बाद अनिका ने कभी इतना वक्त अकेले अनजान लोगों के बीच नहीं गुजारा था। उसके हाथ पांव भी कांप रहे थे, मगर वो फिर भी हिम्मत दिखा रही थी। हालांकि याददाश्त जाने के बाद अनिका के लिए सभी चेहरे बिल्कुल अनजान थे, मगर कहीं ना कहीं उन चेहरों में अलेक्जेंडर, रिया और आर्यन के चेहरे अनजान होने के बावजूद अनिका के लिए अपने थे। आयशा मारवा ने जो अपनापन जताया था, उसे देखते हुए अनिका काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करने लगी थी अपने परिवार के साथ। मगर इस बार अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि जो लोग उसके सामने थे वो न तो उसके सगे संबंधी थे और न ही शायद अनिका उनसे किसी को जिंदगी में पहले कभी मिली थी। लेडी इंस्पेक्टर अनिका को बैठने की जगह दिखाने के बाद कमरे के बाहर चली गई। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही कमरे का अंधेरा और भी ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक हो गया था। बल्ब की मध्यम रोशनी में अनिका को टेबल और चेयर के अलावा कमरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अनिका तेज सांसें लेते हुए उस चेयर पर बैठ गई। इस वक्त इंटेरोगेशन रूम में बैठी अनिका खुद ये नहीं जानती थी
कि वो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेरोगेटर ब्लैक कैट थी। ब्लैक कैट का नामो निशान, ब्लैक कैट की खूबियाँ, ब्लैक कैट की काबिलियत अनिका के जहन से हमेशा हमेशा के लिए मिट चुकी थी। उस रूम में अनिका को सब कुछ अजीब जरूर लग रहा था, मगर अभी भी अनिका के दिल में न तो कोई घबराहट थी और न ही अनिका को किसी चीज़ से डर लग रहा था। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही बाहर से आने वाली रोशनी अनिका की आंखों पर पड़ी और अनिका ने अपने हाथों में अपनी आंखों पर पड़ने वाली रोशनी को रोकने की कोशिश की। तभी एक लेडी इंस्पेक्टर अपने कदमों की आवाज़ करते हुए अनिका के पास आकर कहने लगी, अक्सर सच्चाई की रोशनी हमें आंखें बंद कर देने पर मजबूर कर देती है, मगर अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सच्चाई की रोशनी की एक किरण अंधेरे में छुपे हर झूठ का पर्दाफाश कर देती है। कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद वो लेडी इंस्पेक्टर अनिका के ठीक सामने बैठ गई। 50 से 55 की उम्र की वो लेडी इंस्पेक्टर चेहरे से ही काफ़ी ज़्यादा सख्त नज़र आ रही थी। अनिका को कहा गया था कि उसके साथ रूटीन क्वेश्चन किए जाएंगे, पर अनिका नहीं जानती थी कि उसे किसी सेकंड डिग्री इंटेरोगेशन से गुजरना होगा। हालांकि अनिका अभी भी ये सारी बातें नहीं जानती थी, इसलिए अनिका के चेहरे पर न तो कोई घबराहट नज़र आ रही थी और न ही उस लेडी इंस्पेक्टर के चेहरे की सख्ती देखकर अनिका को किसी भी प्रकार का कोई डर लग रहा था। अनिका के चेहरे पर किसी भी तरह की परेशानी न देखकर उस लेडी इंस्पेक्टर ने अनिका से कहा, अक्सर उस कुर्सी पर बैठने के बाद लोगों के घबराहट से हाथ पांव कांपने लगते हैं, मगर आपका कॉन्फिडेंस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, आपके साथ पूछताछ करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैं आपके पावर के बारे में अच्छी तरह से जानती हूं और मैं यह भी अच्छी तरह से जानती हूं कि आपके पति मिस्टर रोहित मारवा की पहुंच कितनी है, वह क्या कर सकते हैं और वह कितने बड़े आदमी हैं। इसलिए सवाल का सामना करने से पहले ही अपनी पहचान और अपनी पहुंच के बारे में हमें बताने लगते हैं। इसलिए टाइम वेस्ट न करते हुए मैं ही आपको बता देती हूँ कि मैं आपके परिवार के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानती हूँ। अनिका को उस लेडी इंस्पेक्टर की बात समझ नहीं आ रही थी और न ही अनिका उन बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। अनिका बस पूछे गए सवालों का सही सही जवाब देना चाहती थी और जल्द से जल्द अपराधी तक पहुंचना चाहती थी। उस लेडी इंस्पेक्टर ने अपने सामने एक डिक्टाफोन रखने के बाद अनिका से कहा, तो बताइए, आपको कैसे पता चला कि लकड़ी बाजार में एक छोटे से घर में इस तरह का कोई हादसा हुआ है? इस सवाल को सुनने के बाद अनिका सोच में चली गई। वो मन ही मन सब कुछ याद करने लगी। उसके बाद वो एक एक करके लेडी इंस्पेक्टर को बताने लगी जो कुछ भी वो जानती थी और उसने अपनी आंखों के सामने देखा था। अनिका ने पूरी बात बताते हुए उस लेडी इंस्पेक्टर से कहा कि किस तरह होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के रेजिडेंटल स्वीट की बालकनी में कुछ तोते आकर अनिका की मदद की गुहार लगाने लगे थे और किस तरह से तोतों की मदद से अनिका और रोहित को ये पता चला है कि उस छोटे से लकड़ी के घर में किसी को मदद की ज़रूरत थी। अनिका की पूरी बात रिकॉर्ड करने के बाद उस लेडी इंस्पेक्टर ने अपने सर पर हाथ रख लिया और कहा, अरे मैडम, मैं जानती हूँ कि आप बहुत ऊंचे खानदान की हैं, मगर इस तरह से हमारा मजाक न उड़ाए। अगर हम इस तरह के एविडेंस कोर्ट में पेश करेंगे तो हमारी कोर्ट के में सबके सामने बेइज्जती होगी, लोग हम पर हंसेंगे, वो अलग। अरे हमारा खुद का डिपार्टमेंट हमारी बात पर भरोसा नहीं करेगा। क्या कभी कोई जानवरों और पशु पक्षियों की मदद से कोई केस सॉल्व किया जा सकता है? उस औरत की बात पर हैरान होते हुए अनिका ने उस औरत से कहा, देखिए, मैं सच कह रही हूँ, आप चाहे तो हमारी होटल की सिक्योरिटी ड्रोन कैमरे में इस बात की फुटेज देख सकती हैं किस तरह हमारे ड्रोन कैमरास ने उन तोतों को फॉलो किया और उस लकड़ी बाजार के घर का पता लगाया जहाँ किसी को मदद की ज़रूरत थी। अनिका की पूरी बात सुनने के बाद वो लेडी इंस्पेक्टर अचानक मुस्कुराने लगी और फिर अपनी पीठ सीधी करते हुए अनिका से कहने लगी, तब तो उन तोतों ने आपको ये भी बता दिया होगा कि ये काम किसने किया है, क्यों किया है, कब किया है, किस तरह किया है। चलिए, अच्छा है, हमारी मेहनत कम हो गई। एक काम कीजिएगा, वो तोते अगर आपको दूसरी बार मिलेंगे तो उनसे सब कुछ पूछ लीजिएगा। हम सारी की सारी बातें
कोर्ट में पेश कर देंगे और मुजरिम को फांसी के तख्ते पर लटका देंगे। मुझे तो लगता है कि हमारे देश में पूरे पुलिस महकमे को छुट्टी दे देनी चाहिए। बेकार में लोगों के टैक्स से इतना पैसा हमारे डिपार्टमेंट पर बर्बाद होता है, जो काम पुलिस को करना चाहिए। अगर वो तोते कर सकते हैं तो पुलिस की क्या ज़रूरत। अनिका उस औरत की बात सुनकर दंग रह गई। उस लेडी इंस्पेक्टर के कड़क स्वभाव और तीखी बातों से अनिका को काफ़ी हैरान कर दिया था। अनिका की याददाश्त खोने के बाद अनिका अब तक दुनिया के रीति रिवाजों को और अलग अलग आदमियों के स्वभाव और बर्ताव को अच्छी तरह से जान नहीं पाई थी। याददाश्त खोने के बाद अनिका हमेशा ही अपनी फैमिली के इर्द गिर्द रही थी। उसका कहीं बाहर जाना नहीं हुआ था। अनिका ज़्यादातर अपने बच्चों के साथ अपना समय बिताती थी, इसलिए दुनियादारी और दुनिया के लोगों को अब तक अनिका अच्छी तरह से समझ नहीं पाई थी। मगर हमेशा ही रंग बदलती दुनिया को देख अनिका अब तक इतना तो समझ चुकी थी कि दुनिया बाहर से देखने में भले ही काफ़ी खूबसूरत हो, मगर इस दुनिया में रहने वाले लोग उतने सीधे और सरल नहीं थे जितने वो नज़र आया करते थे। वो लेडी इंस्पेक्टर अनिका को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। अनिका को इस वक्त अंदर ही अंदर बेहद ही अजीब लग रहा था। वो यही समझ पा रही थी कि अब क्या किया जाए। फिर अब आगे वो लेडी इंस्पेक्टर क्या सवाल करने वाली है। अनिका के चेहरे को गौर से कुछ देर तक देखने के बाद उस लेडी इंस्पेक्टर ने अपनी जगह पर बैठे हुए किसी को आवाज़ लगाई। कुछ देर में दरवाज़ा खोलकर कुछ लेडी कांस्टेबल उस कमरे में दाखिल हुए। उस हल्की रोशनी वाले कमरे में दाखिल होने के बाद लेडी कांस्टेबल ने अपना पाँव पटक कर अपने सामने बैठी अपनी सीनियर इंस्पेक्टर को सैल्यूट किया। अपने पाँव पर पाँव चढ़ाते हुए उस सीनियर लेडी इंस्पेक्टर ने अपने जूनियर से कहा, देखो बहनों, बात यह है कि इस इन्वेस्टिगेशन में हमें ये पता लगा है कि इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ और लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाना होगा, मगर तुम अपने साथ कुछ जेंट्स कांस्टेबल भी लेकर जाना। क्या है ना कि हमें जिनको पकड़ के लाना है उनमें कुछ मेल भी हो सकते हैं, कुछ फीमेल भी हो सकते हैं। बस इस बार तुम्हें किसी इंसान को पकड़कर नहीं लाना, बल्कि कुछ तोतों को पकड़कर लाना है, जिसमें कुछ तो तोते होंगे, कुछ मैना होंगी। आई बात समझ में? अपने सीनियर ऑफिसर की बात सुनकर दो लेडी कांस्टेबल हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगी। उनको इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अनिका भी काफ़ी हैरानी से उस अपने सामने खड़ी उस लेडी इंस्पेक्टर को देखने लगी। इस वक्त अनिका के मन में भी काफ़ी सवाल उठने लगे थे। अनिका को पहले तो लगा कि लेडी इंस्पेक्टर अपने सीनियर के साथ कोई मजाक कर रही है, मगर उस लेडी इंस्पेक्टर के चेहरे पर आए भाव को देखकर अनिका समझ गई कि यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है, बल्कि बाकी जूनियर कांस्टेबल एक दूसरे को देख रही थी और ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है और सीनियर इंस्पेक्टर के कहने का मतलब क्या था। अपने जूनियर्स को इस तरह से हैरान देखकर उस लेडी इंस्पेक्टर ने अपना एक पाँव दूसरे पाँव के जूते पर पटकते हुए अपने जूनियर ऑफिसर से कहा, अरे भाई, सच कह रही हूँ। मैडम का कहना है कि अगर इस केस की गुत्थी को सॉल्व करना है तो हमें उन तोतों को पकड़ना होगा जिन्होंने मैडम को क्राइम सीन के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि क्राइम कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ। लेडी इंस्पेक्टर इतना कहकर चुप हो गई और बड़ी बड़ी आंखों से अनिका की ओर देखने लगी। अनिका भी लेडी इंस्पेक्टर को ही देख रही थी। वहीं जूनियर कांस्टेबल हैरान होकर अपने सीनियर लेडी इंस्पेक्टर को देख रही थी। तभी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उस सीनियर लेडी इंस्पेक्टर ने कहा, अरे भाई, मैं सच कह रही हूँ, आप लोग इतनी हैरानी से मुझे मत देखिए। मैडम ने खुद अभी अभी मुझे ये बताया है कि उन्हें कुछ तोतों ने आकर बताया कि उनकी आलीशान होटल में से कई मीटर दूर एक बस्ती में किसी लड़की के साथ इस तरह का खतरनाक क्राइम हुआ है। लेडी इंस्पेक्टर ने इस बार फिर से अपनी बात दोहराई। ये देखकर जूनियर लेडी कांस्टेबल समझ गई थी कि उनके सीनियर इंस्पेक्टर की ये टेक्निक थी किसी भी जुर्म को मुंह से सच उगलवाने की। सबसे पहले उसकी बताई हुई बातों का मजाक उड़ाया जाए। अक्सर इंटेरोगेशन में लोगों अपना जुर्म छुपाने के लिए पहले कोई ऐसा झूठ आगे करते थे जिसके जरिए वो अपना जुर्म छुपा सके, मगर अक्सर इस तरह के झूठ का पर्दाफाश करने
इंटेरोगेटिंग ऑफिसर सबसे पहले जिसका इंटेरोगेशन किया जाना है उसे ह्यूमिलेट करके उसकी ईगो को इतनी बड़ी चोट पहुंचाते थे कि वो पहले ही टूट जाए और ज़्यादा वक्त लिया जाए बिना ही सच बोलने की शुरुआत कर दे। मगर इस बार सीनियर इंटेरोगेटर ऑफिसर ने जो बात कही थी वो सचमुच कांस्टेबल के लिए हैरान कर देने वाली थी। उन्होंने इससे पहले किसी भी इंटेरोगेशन में इस तरह की बात नहीं सुनी थी। पहले तो इंटेरोगेटिंग ऑफिसर की बात सुनकर अनिका को काफ़ी हैरानी हुई थी, मगर अब अनिका समझ गई थी कि इंटेरोगेटिंग ऑफिसर को अनिका की बातों पर विश्वास नहीं था। अनिका अब ये भी समझ गई थी कि वो जितनी ज़्यादा अपनी बात को उस लेडी इंस्पेक्टर के सामने कहेगी उतने ही उसका मजाक उड़ाया जाएगा। लेडी इंस्पेक्टर के रवैये को देखने के बाद अनिका ने शांत रहने का फैसला किया, पर अगले ही पल अनिका को वक्त का ख्याल आया। इसी के साथ उसे अपने तीनों बच्चों की चिंता हुई। अनिका ने अंदाज़ा लगाया और ही मन वक्त के बारे में सोचने लगी। उसे इस कमरे में आए हुए काफ़ी देर हो गई थी। अब वो यहाँ से जाना चाहती थी जल्द से जल्द। तभी अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए ऑफिसर, मैं सच कह रही हूँ। सचमुच हमारे होटल के कमरे की बालकनी में वो तोते आए थे और उन्हीं के जरिए मुझे पता लगा कि उनके मालिक के साथ ज़रूर कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसकी वजह से अपने मालिक को बचाने के लिए वो तोते उड़कर हम लोगों से मदद मांग रहे थे, मगर किसी को उनकी भाषा समझ में नहीं आई, इसलिए शायद। अनिका की बात को बीच में काटते हुए उस लेडी इंस्पेक्टर ने कहा, अरे मैडम, किसी को उनकी भाषा समझ में नहीं आई मगर आप उनकी भाषा समझ गई। अरे भाई, इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता, और हम यह भी जानते हैं कि आप जैसे बड़े खानदानों के लोग तो काफ़ी सारी भाषाएं बोलना जानते हैं, न सिर्फ इंग्लिश, मगर अब तो वो क्या कहते हैं उसे, स्पेनिश से लेकर फ्रेंच भाषा तक सब कुछ आप लोग बड़ी ही आसानी से बोल लेते हैं। मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये हमारे मनाली के तोते कौन सी भाषा बोलते हैं और तोतों की वो कौन सी भाषा है जो हमारे यहाँ के लोग नहीं समझ पाते, मगर आप समझ जाती हैं। मुझे तो सचमुच बड़ी शर्म आती है हमारे देश के लोगों पर। अब तो क्या ज़माना आ गया है, तोते भी हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। बोलिए। इतना कहने के बाद लेडी इंस्पेक्टर ने एक नज़र अपने जूनियर्स की ओर देखा और फिर अनिका की ओर देखने लगी। वही लेडी इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर उनके साथी इंस्पेक्टर जो भी जोर से हंसने लगी। उनको ये सब कुछ बड़ा मजाक सा लग रहा था और उन्हें अनिका पर तरस आ रहा था। याददाश्त खो चुकी अनिका बस सीधी सीधी बातें ही समझती थी। इस तरह के टोंट और इस तरह के ताने अनिका की समझ से बाहर थे। अनिका की समझ में ये नहीं आ रहा था कि इसमें इतने हैरान होने की क्या बात थी कि किसी तोते ने आकर अनिका को ये बात बताई थी कि उसके मालिक खतरे में थे। मगर अपने सामने बैठे पुलिस इंस्पेक्टर और उसके साथ खड़ी साथी पुलिस कांस्टेबल को देखकर अनिका को लग रहा था जैसे उन लोगों को इस बार अनिका इस दुनिया की सबसे बड़ी झूठी औरत लग रही थी। अनिका अब तक ये बात भी अच्छी तरह से जान चुकी थी कि इस तरह आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को पकड़कर गवाही देने के लिए पुलिस स्टेशन या अदालत में बुलाना नामुमकिन था। अनिका की सच्चाई साबित करने के लिए वो तोते पुलिस स्टेशन में आकर बयान नहीं दे सकते थे। ये बात भी अनिका अच्छी तरह से जानती थी। इस पूरी बात को इग्नोर करते हुए अनिका ने सीधे सीधे अपने सामने बैठे पुलिस इंस्पेक्टर से पूछा, देखिए, मुझे किसने बताया कि मैं किस तरह से उस लड़की के घर पर पहुंची? क्या ये बात ज़्यादा ज़रूरी है या ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि उस लड़की के साथ किसने इतना घिनौना जुर्म किया है? क्या एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते आपको नहीं लगता कि इस वक्त आपका पूरा ध्यान उस मुजरिम को पकड़ने में होना चाहिए? हो सकता है कि वो मुजरिम कहीं बाहर से आया हो और उस लड़की के साथ इतना बुरा काम करने के बाद अब वो शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा हो। इतना कहने के बाद अनिका एक पल के लिए शांत हुई और फिर एक गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, आप लोगों को जल्दी ही कोई एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो हमें कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि उस लड़की के साथ इतना बुरा करने वाला कौन था। जैसे ही उस पुलिस कांस्टेबल और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने बात सुनी, अपना डंडा अपने सामने रखे टेबल पर पटकते हुए वो सीनियर पुलिस ऑफिसर अपनी जगह से खड़ी हुई और अनिका से कहने लगी, देखिए मैडम,
हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें हमारे सीनियर्स बताएंगे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप इस देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन रोहित मारवा की पत्नी हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे ही पुलिस स्टेशन में बैठकर हम ही पर हुक्म चलाओ। और ये गरीबियों के साथ हमदर्दी दिखाने का नाटक प्लीज़ बंद कर दीजिए। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन गरीबों का खून चूस चूस कर ही इतने बड़े बनते हैं, और ये बात तो सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस जगह पर आपका आलीशान इंटरनेशनल होटल खड़ा है वो जगह यहाँ के लोकल बासिंदों को अलॉट की गई थी, मगर उन्हीं गरीबों को बहला फुसलाकर उन्हें करोड़ों की ज़मीन के बदले कौड़ियों के दाम देकर शहर से दूर भगा दिया गया। और आज उन्हीं की जगह पर इतना बड़ा आलीशान होटल बनाकर आप लोग करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, मगर गरीबों के लिए क्या किया है आप लोगों ने? आज यहाँ पर बैठकर आप गरीबों से हमदर्दी जताने की कोशिश कर रही हैं और हमें गरीबों का दुश्मन साबित करने की कोशिश कर रही हैं। मगर इतना जान लीजिए कि जितनी फिक्र हमें हमारे लोगों की है, न तो आपको कभी उतनी फिक्र हो सकती है और न ही आपके दिल में उन लोगों के लिए उतना प्यार हो सकता है। उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक था, मगर मेहरबानी करके सोशल मीडिया में अपने आप को एक महान औरत साबित करने के लिए उसकी मरी हुई माँ बेटी के इमोशंस का सहारा मत लीजिएगा, और मेहरबानी करके ये तोते की कहानी बाहर किसी से मत कहिएगा। मैं भी आपकी एक बकवास कहानी को ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, वरना लोग आपको पागल समझेंगे। आप लोगों के साथ इंटेरोगेशन करते वक्त तो हमें बड़ा डर लगता है। अगर कोई ऐसी वैसी बात इंटेरोगेशन में ऑफिशियली बयान हो गई और वो बाहर लीक हो गई तो आप ही के परिवार के लोग हमारी ही नौकरी और हमारे परिवार की जान के दुश्मन बन बैठेंगे। ये तोता मैना की कहानी अगर अखबार के फ्रंट पेज पर छप गई तो लोग तो यही कहेंगे कि इतने बड़े बिजनेसमैन रोहित मारवा की बीवी पागल है। और अगर ऐसी बात छपी तो रोहित मारवा, जिसके नाम से लोग थर थर काँपते हैं, वो हमारी क्या हालत करेंगे? ये सोच सोच कर तो हम वर्दी वाले भी घबरा जाते हैं। पर जो इंसान हज़ारों लोगों को बेघर करके अपने प्रॉफिट के बारे में सोच सकता है, तो वो इंसान अपनी बीवी को पागल कहलवाने में इन्वॉल्व पुलिस ऑफिसर के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। उस लेडी इंस्पेक्टर की बातों का जवाब देने के लिए जैसे ही अनिका ने अपना मुंह खोला, उस लेडी इंस्पेक्टर ने फिर से अपना डंडा टेबल पर पटकते हुए कहा, बस कीजिएगा मैडम, आपसे सवाल जवाब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ, और मैं ये भी अच्छी तरह से जान चुकी हूँ कि आप जैसे बड़े घरों की औरतें क्राइम सीन पर जाकर विक्टिम के साथ सेल्फी खींचकर अपनी पब्लिसिटी बढ़ाना ज़रूरी समझती हैं। इंस्पेक्टर ने अपने जूनियर ऑफिसर को इशारा करते हुए कहा, मैडम को कमरे से बाहर ले चलो, ये रिपोर्ट मैं बनाकर अभी लाती हूँ। इससे पहले अनिका उस लेडी इंस्पेक्टर से कुछ कहती, उस पुलिस इंस्पेक्टर ने इशारा करके अनिका को बाहर जाने का इशारा किया। अनिका जानती थी कि उनके साथ अब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं था। अनिका दो लेडी कांस्टेबल के साथ अपनी जगह से खड़ी होकर उस कमरे से बाहर की ओर जाने लगी। जैसे ही अनिका कमरे से बाहर निकली, अनिका ने देखा कि कुछ पुलिस कांस्टेबल अपने हाथों में एक ट्रे लेकर कुछ प्लास्टिक के बैग्स लिए आगे बढ़ रहे थे। अनिका ने जब उस ट्रे में नज़र डाली तो अनिका के होश उड़ गए। प्लास्टिक बैग में एक शराब की बोतल और कुछ सिगार के टुकड़े रैप किए गए थे। वे वही शराब की बोतल थी जो अनिका ने रोहित के कमरे में देखी थी, और जो सिगार के टुकड़े प्लास्टिक बैग में नज़र आ रहे थे वो भी उसी तरह के सिगार के टुकड़े थे जो अनिका ने बीती रात रोहित के कमरे में देखे थे।